हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास तक हम लोग काफी कुछ सीख चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और हम लोग कंडक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कंडक्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में लिखी हुई मिलेंगी। उसको आपको थॉरली पढ़ने के लिए रिपीटेडली मैं कई बार ऐसा बोल चुका हूँ। इसके अलावा जो हम लोग क्लासरूम में अभी तक सीखे हुए थे वो ये बातें थी कि अगर कोई कंडक्टर रहेगा तो उसकी यही एक खास प्रॉपर्टी है कि भाई उसके अंदर जो मोबाइल चार्जेस हैं वो जरूरत पड़ने पर लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर का मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया गया हो। ऑलराइट, ये जो चार्जेस का मूवमेंट होगा, मोबाइल चार्जेस का यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, ये कब तक के लिए होते रहेगा? जब तक के लिए कंडक्टर के अंदर में मौजूद चार्ज पर नेट फोर्स लगना जीरो ना हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू कंडक्टर के अंदर में जीरो ना हो जाए। और जब ऐसा सिचुएशन अचीव हो चुका होगा, उसी सिचुएशन को नाम दिया गया है स्टेडी स्टेट। इस दौरान हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये सभी बातें सीख रहे थे कि अलग अलग दिए हुए सिचुएशंस में अलग अलग अमाउंट में चार्ज अगर दिया जा रहा है बार बार, तो कंडक्टर के अलग अलग सरफेसेस पर किस तरह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। आई होप पिछले क्लास तक आप अच्छे से समझ चुके हैं चीजों को। हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, और जो और ज्यादा चीजें समझना जरूरी है उसी से हम लोग होते हुए गुजरेंगे। ऑब्वियसली हमेशा की तरह क्वेश्चन से ही हम लोग सीख रहे होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, उसी के डिस्कशन से काफी कुछ क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ऑफ फॉलोइंग कंडक्टर्स। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ऑफ फॉलोइंग कंडक्टर्स। ठीक, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अब आसान सा, पिछले क्लास में किया हुआ है आपका। ये एक स्फेरिकल शेल, और अब ये कहने का जरूरत नहीं है कि ये कंडक्टर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शुरुआत में ही कि फॉलोइंग कंडक्टिंग कंडक्टर्स स्फेरिकल शेल, हालांकि मैं इस बार लिख दे रहा हूं कंडक्टर। तो आप रिपीटेडली ऐसा मान के चलेंगे कि प्रत्येक बार कंडक्टर ही है। अच्छा, ये अगर स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब अंदर भी खोखला बाहर भी खोखला, मतलब अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो बताओ इस कंडक्टर के कितने सरफेसेस हुए, एक या दो? आसान है समझना, दो सरफेसेस होंगे। पिछले क्लास में बात किया हुआ है इस पर। मैं ये बोला था पिछले क्लास में भी कि भाई चाहे ये कंडक्टर का थिकनेस कितना भी कम क्यों ना हो जाए, प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम लोग यही मानेंगे कि इसका अच्छा खासा थिकनेस है, और कंडक्टर का थिकनेस इतना सफिशिएंट है कि इसमें लाखों एटम्स मॉलिक्यूल्स एकोमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, यही मान के, मतलब दो सरफेसेस रहेंगे, यही मान के हम लोग कर रहे होंगे। तो ये एक कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज आपको बताना है। यहाँ पर चार्ज सेंटर पर दिया हुआ है Q, ये पिछले क्लास तक किया हुआ है। और दूसरी बात, कंडक्टर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो भी दिया हुआ है 2Q। समझो बात को, क्वेश्चन को। सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ, और इस स्फेरिकल शेल जो कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर को भी अलग से 2Q का चार्ज दिया गया। इनर सरफेस पर कि आउटर सरफेस पर पता नहीं है, दोनों पर मिला के 2Q का चार्ज दिया गया। तो आपको बताना क्या है, ये तो पहले ही पता है कि 2Q का चार्ज है, नहीं, आपको ये बताना है कि इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पर कितना कितना चार्ज रहा होगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट तुरंत आ जाता है, चार्जेस इधर उधर जाते जाते तुरंत ही सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है कि स्टेडी स्टेट, तो आप मान के चलेंगे कि स्टेडी स्टेट पर की ही बात की जा रही है। ये स्टेडी स्टेट पर बताना है, फर्स्ट सरफेस पर सेकंड सरफेस पर चार्ज कितना होगा। गिव योर बेस्ट, गेट द आंसर। ऑलराइट, आई होप आपने सॉल्व कर लिया, आसान है। जो मैं मतलब प्रिंसिपल बता रहा हूँ, जिस प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस पर फोकस करो तुम। ना तो आंसर पर ध्यान दो कि क्या आएगा आंसर, ना तो इस बात पर ध्यान दो कि किस किस प्रोसेस से हम लोग अपना के आंसर तक पहुंच रहे हैं। तुम इस बात पर ध्यान दो कि वो जो प्रोसेस है उसका थीम क्या है, वो किस बात पर आधारित है, किस फैक्ट पर आधारित है। तो
सबसे पहला तरीका, भाई इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही चाहिए था। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर के पॉइंट्स हैं। अब इसी को अगर कोई गॉसियन सरफेस मान लेगा, अगर पिछला क्लास नहीं किया हुआ है तो थॉरोली उसको अच्छे से अटेंड कर लीजिए पहले, नहीं तो इस क्लास में कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसे मैं गॉसियन सरफेस मानू, ठीक। अगर इसे गॉसियन सरफेस मान लिया जाता है तो चार्ज जो भी सरफेस नंबर 1 पर है और ये Q वाला चार्ज, ये दोनों इंटरनल चार्जेस हो गए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्जेस, एनक्लोज चार्जेस में गिनती होगा उनका। तो इस कारण से मैं ये कह सकता हूं, अच्छा इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक लिए हुए पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही 0 है, तो E डॉट ds भी डेफिनेटली 0 ही आएगा। तो इक्वेशन बनता है हमारे पास, फ्रॉम गॉस लॉ E डॉट ds विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q सेंटर पर का चार्ज प्लस Q1 का मतलब सरफेस नंबर 1 पर मौजूद चार्ज, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर 0 हो गया, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में, इस कारण से दिस एंटायर LHS वैल्यू बिकम्स 0 और Q1 का वैल्यू आया हमारे पास माइनस में Q। आई होप एकदम क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद की बात, अगर Q1 पता चल गया तो Q2 कैसे पता चलेगा? देखो Q1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस Q किस प्रोसेस से, किस मेथड से निकाले, तो गॉस लॉ यूज किए हम। अब Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चार्ज कंजर्वेशन का यूज करेंगे कि भाई टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर, टोटल चार्ज 2Q का होना चाहिए, है ना। इस टोटल चार्ज 2Q को मेंटेन करने के लिए Q1 प्लस Q2 इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज ऑन सरफेस नंबर 2, ठीक। तो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 2Q होना ही चाहिए, और इसके लिए ये जरूरी है कि Q2 का वैल्यू फिर कितना हो, Q1 निकाल चुके हैं 3Q। तो हमने Q1 का वैल्यू कैलकुलेट किया और Q2 का वैल्यू कैलकुलेट किया, और जो प्रिंसिपल था, तो Q1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ का सही इस्तेमाल किए, सही से गॉसियन सरफेस लिए, लॉजिक का यूज किए कि स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, इन सभी लॉजिक को यूज किए, वही था प्रिंसिपल। और दूसरा ये Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर रहे थे हम लोग, कि दोनों सरफेसेस पर कुल मिला के चार्ज तो 2Q का होना चाहिए। तो आई होप इन दोनों आंसर तक पहुंचने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि आगे का रास्ता कठिन होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, और फुल स्पीड में क्वेश्चंस को किया जाए जरा। सेकंड पार्ट लिखें क्वेश्चन का, ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक, ये तीसरा कंडक्टर, 3 कंडक्टर। तो 2 कंडक्टर के लिए कर लिए, अगर मेथड याद किए होगे तब तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल याद किए होगे कि इस तरह से गॉस लॉ का सही इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे। मैं बता रहा हूं किस तरह से करना है। सेंटर पर का मौजूद चार्ज है 2Q का, ठीक। ये है स्फेरिकल शेल नंबर 1, लिख देता हूं मैं, 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई। ये 3 अलग अलग शेल्स हैं और तीनों का सेंटर कॉमन है, और सेंटर पर ही 2Q का चार्ज भी मौजूद है। अच्छा, ये सबसे अंदर वाला जो शेल है उस पर टोटल चार्ज Q का मौजूद है। जो बीच वाला ये स्फेरिकल शेल है, इस पर टोटल माइनस 2Q का चार्ज मौजूद है, जबकि सबसे बाहर वाले पर 3Q का चार्ज मौजूद है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं टोटल सरफेसेस कितने सारे बने? अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं प्रॉपर समय दूंगा। टोटल सरफेसेस कितने सारे हैं अलग अलग? तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, सरफेस नंबर 1
जो इनर मोस्ट स्फेरिकल शेल है उसके भी इनर वाला सरफेस, उसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस नंबर 1, उसके जस्ट आउटर वाला सरफेस नंबर 2 हो गया। ये सरफेस नंबर 1 और 2 सेम स्फेरिकल शेल के दो साइड्स को मैं कहा हूं, जबकि ये सरफेस नंबर 3, ये सरफेस नंबर 4, यहाँ पर ये सरफेस नंबर 5 और ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला सरफेस नंबर 6। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को जरा सा भी नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर 1 2 एक एक करके चार्ज को लिखते चले जाओ, और साथ में ये भी लिखना भाई कि किस लॉजिक से आप लिखे हैं। फोर्थ वाले सरफेस पर का चार्ज, फिफ्थ वाले सरफेस पर का चार्ज, सिक्स्थ वाले सरफेस पर का चार्ज, एक एक करके चार्ज को लिखते चले जाओ। साइड में ये भी लिखना कि क्या तुमने गॉस लॉ यूज किया, क्या तुमने चार्ज कंजर्वेशन यूज किया, फुल स्पीड में करो। चलिए, आई होप आपने कर लिया। मैं तरीका बता रहा हूँ क्या है, जो पुराना डेवलप्ड मेथड है, फिलोसफी क्या है, आसान क्वेश्चन को इतने अच्छे से करो, एक एक कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझो कि कठिन वाला क्वेश्चन भी आसान हो जाए। यही काम हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसे डायरेक्ट देखा जाए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अगर करने जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन प्रॉपरली अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन को समझ के किए हुए हैं तो बहुत आसानी से चार्जेस को हम लोग एक एक करके बताते चले जाएंगे। सबसे पहले सरफेस नंबर 1, तो 1 और 2 के बीच में कंडक्टर का मटेरियल है, और इस बार गशियन सरफेस दिखा नहीं रहा हूं मैं, अगर बड़ा सा बोर्ड रहता मैं भी दिखा देता। तो 1 और 2 के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद है, और उसी के बीच से होते हुए गुजरा गशियन सरफेस, और उस गशियन सरफेस से फ्लक्स को जीरो करने से पता चलेगा कि चार्ज नंबर 1 और 2q मिला के जीरो होना चाहिए। whatever is charge on surface number 1 plus 2q must give total charge 0। तो इसका ये मतलब निकला कि फर्स्ट वाले सरफेस पर जो चार्ज मौजूद है वो -2q का है, तभी तो सरफेस नंबर 1 और सेंटर वाला चार्ज, इन दोनों चार्जेस को मिला के टोटल चार्ज बन जाएगा 0। और यहाँ पर आपने क्या लॉजिक यूज किया, गॉस लॉ यूज किया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सेकंड वाले सरफेस की बात कर रहा हूं अब, लेकिन देखो सेकंड वाले सरफेस पर चार्ज पता करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज नहीं कर रहे हैं। सेकंड वाले सरफेस पर चार्ज पता करने के लिए 1 और 2 पर का कुल मिला के चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि Q है, तो 1 और 2 सरफेसेस पर कुल मिला के चार्ज Q होने के लिए ये जरूरी है कि इस पर 3Q का चार्ज हो, तभी तो ऐड करोगे तो Q आएगा। और ये जो हमने कैलकुलेट किया उसके पीछे का लॉजिक गॉस लॉ नहीं, चार्ज कंजर्वेशन था। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड वाले सरफेस तक पहुंचते हैं। अब क्या करें, थर्ड वाले सरफेस और फोर्थ वाले सरफेस के बीच में भी कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा मैं शो कर दे रहा हूँ कि किस तरह से कंडक्टिंग मटेरियल है। 1 और 2 के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो ऐसे करके सरफेस नंबर 3 और 4 के बीच में रहा होगा। सरफेस नंबर 3 इनर वाला सरफेस, 4 आउटर वाला सरफेस। मिडिल स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल स्फेरिकल शेल। और गशियन सरफेस इस तरह से दोबारा से ले लो तुम थ्रू आउट, तो उस गशियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना, सबसे पहले सेंटर वाला चार्ज 2q का, उसके बाद ये वाला स्फेरिकल शेल पर जो भी टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है q। इनर वाला सरफेस आउटर वाला सरफेस मिला के चार्ज हमने पहले ही लिख रखा था कि अंदर में q है, तो फर्क नहीं पड़ता कि इनर पर है कि आउटर पर है, और इनर पर आउटर पर कितना चार्ज है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये 2q का चार्ज और ये q, ये दोनों को मिला के देखें तो 3q हो गया ऑलरेडी। अब इस तरह से गशियन सरफेस अगर ले लिया जाएगा तो ये टोटल 3q तो है ही गशियन सरफेस के अंदर, साथ में सरफेस नंबर 3 पर का चार्ज भी जरूर है। आई होप समझ पाए इस बात को। तो सरफेस नंबर 3 पर का चार्ज आखिर है कितना, मान लेते हैं Q3 है अगर, तो Q3 Q और 2Q इन तीनों को मिला के होना ही चाहिए कितना, 0। लिख दें -3Q। आई होप क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद आता है फोर्थ वाला सरफेस। तो फोर्थ वाले सरफेस पर चार्ज पता कर, अच्छा इसमें -3Q कैसे निकाले हम लोग, गॉस लॉ से। गॉस लॉ के लिए
नया गॉसियन सरफेस ये वाला मानना पड़ा, पुराने वाले गॉसियन सरफेस से काम नहीं चल पाया, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ वाले सरफेस की बात करते हैं कि फोर्थ वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा, ये कैसे पता करें। गॉस लॉ इज नॉट गोइंग टू हेल्प। 3 और 4 वाले सरफेसेस पर चार्जेस का सम होना ही चाहिए -2q के बराबर, राइट। -2q के बराबर चार्ज को मेंटेन करने के लिए 3 और 4 के लिए q का चार्ज होना चाहिए यहाँ पर, वेरी सिंपल। और ये कैलकुलेट करने के लिए हमने चार्ज कंजर्वेशन का सही यूज किया। आता है फिर फिफ्थ वाला सरफेस। फिफ्थ वाले सरफेस के लिए देखो, ये वाला है फिफ्थ वाला सरफेस। इस बार एक और बार खुद से अटेम्प्ट कर लो, सही होना चाहिए। किया हुआ है तो भी, नहीं किया हुआ है तो भी, फिफ्थ वाले सरफेस पर सही चाहिए इस बार चार्ज, ठीक है। आई होप कर लिया, -q होगा। और ये पता करने के लिए गॉस लॉ का सही इस्तेमाल किया गया है। कैसे किए? -2q का चार्ज इस स्फेरिकल शेल पर है, इस पर q का चार्ज अंदर में +2q का चार्ज, टोटल ये तीनों चार्जेस मिला के हो गए q। और फिफ्थ वाला जो सरफेस है उस पर का जो चार्ज होगा वो q5 है अगर, तो q5 और कुल मिला के ये तीनों चार्जेस का सम भी 0 ही होना चाहिए गॉस लॉ के मुताबिक। उसी से निकल के आया -q का वैल्यू। लेकिन 5 और 6 पर कुल मिला के तो 3q है ना, तो इस कारण से 6 वाले सरफेस पर जरूर से 4q का चार्ज होना चाहिए था। ये आपने चार्ज कंजर्वेशन से कैलकुलेट किया। तो इस तरह से गॉस लॉ और चार्ज कंजर्वेशन के सही इस्तेमाल से किसी भी स्फेरिकल शेल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पता किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, रटा हुआ काम नहीं देगा। जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको फॉलो करने आपको आना चाहिए। एक और पार्ट करते हैं इसी पर, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एक और पार्ट करते हैं, उसको सही सही कर देना खुद से, तो माना जाएगा कि सीख गए। ये दो स्फेरिकल शेल्स हैं और दोनों पर बस चार्ज दिया हुआ है 5q और 3q का, बस सेंटर वगैरह में कोई चार्ज नहीं। इस बार जरा कैलकुलेट करिए, साइड में ये लिखा हुआ है 2 कंडक्टिंग concentric spherical shells। जरा पता करें कि प्रत्येक सरफेस पर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप आपने कर लिया। वीडियो को पॉज करके तुरंत कर डालो इसको। सरफेसेस कितने सारे, सरफेसेस नंबर 1 2 और यहाँ पर फिर 3 4। तो सारे सरफेसेस पर चार्ज का वैल्यू पता किया जा सकता है, चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो एक स्फेरिकल शेल, उसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद है जहां पर, वहां पर गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लिए जाने में समझ में आया कि हर जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स होना चाहिए 0। ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, तो फ्लक्स होना ही चाहिए 0। इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए 0, यानी कि सरफेस नंबर 1 पर जो चार्ज एक्यूमुलेटेड रहेगा वो 0 होने वाला, 0 होने वाला है। ऐसा क्यों? अंदर में तो चार्ज है ही नहीं ना, सेंटर पर तो चार्ज है ही नहीं, तो क्या रट लेंगे हम लोग कि इनर वाले सरफेस पर हमेशा चार्ज 0 होता है? नहीं। गॉस लॉ के सही इस्तेमाल से जो आंसर आ रहा होगा उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा हर बार। सरफेस नंबर 2 बचा, तो 1 और 2 पर कुल मिला के 5q का चार्ज है, इसका मतलब सेकंड वाले सरफेस पर ही तो 5q का चार्ज है। ये निकाले थे गॉस लॉ से, जबकि ये निकाले हम लोग चार्ज कंजर्वेशन से। इसके आगे 3 वाले सरफेस पर आसान है बताना। थर्ड वाले सरफेस पर जो चार्ज होना चाहिए -5q, खुद से समझो इतना, जबकि फोर्थ वाले सरफेस पर जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए 8q। हाँ, 8q का चार्ज आउटर वाले सरफेस पर। ये थर्ड वाला पार्ट का चार्ज, थर्ड वाले सरफेस पर का चार्ज जो हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ये जरूर मेंशन करना कि किस तरह से तुमने कैलकुलेट किया। बच्चों, क्वेश्चन को क्लास में करना आसान होता है, ये बात आपको पता है। और ये भी बात पता है कि मैं बच्चों को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हूँ। मैं तुमको ये यकीन दिला दूंगा कि तुमको समझ में आ गया, जबकि समझ में तुमको आया नहीं रहेगा, ठीक है।
जब तक आप मतलब अलग से क्वेश्चंस को एचसीवी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस, बुकलेट के सारे क्वेश्चंस सब खुद से जब तक नहीं कर लेते, तब तक जरा सा भी ये मत मानना कि तुमको समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पर क्लासरूम में केवल इनिशिएट किया जाता है चीजों को, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके आगे की बात, नया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं स्फीयर के अलावा भी और कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं क्या। नया क्वेश्चन लिखिए, नया क्वेश्चन लिखो। चार्ज कैपिटल Q is given on charge capital Q is given to a conducting plate. Charge capital Q is given to a conducting plate, a large conducting plate, large conducting plate, साइज लार्ज माना जा रहा होगा। इस तरह से ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं, ऑफ एरिया ए, ऑफ एरिया ए, चार्ज कैपिटल Q is given to a large conducting plate ऑफ एरिया ए। यहाँ पर थिकनेस बहुत ही कम है, लेकिन बावजूद इस बात के चाहे कितना भी कम हो, कुछ ना कुछ तो थिकनेस रहेगा, इसलिए क्वेश्चन में इतना थिकनेस रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब इसके बाद फिर इस पर टोटल चार्ज दिया हुआ था कैपिटल क्यू का। आपसे ये पूछने वाला हूं मैं कि एक सरफेस पर और दूसरे सरफेस पर चार्जेस कितना कितना रहेगा, या चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा दोनों ही सरफेसेस पर। तो लिखिए क्वेश्चन में, फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑन द टू फेसेस ऑफ द प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट लिखा हुआ होना चाहिए था, कंडक्टिंग रहेगा तभी चार्जेस इधर उधर जाएंगे। अगर इंसुलेटिंग रहा तो चार्ज जैसा दे दोगे वैसा ही मेंटेन रह जाएगा, चार्जेस का उसमें फ्लो अलाउड ही नहीं है इंसुलेटर्स में। कंडक्टर्स में फ्लो होना पॉसिबल है, इस वजह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि भाई कितना चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये वाले थिकनेस पर कितना चार्ज आएगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मान के चलेंगे कि यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि थिकनेस बहुत ही कम है। सॉल्व करिए इसे, दो सरफेसेस हैं, दोनों सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज। चलिए, आई होप आपने कर लिया। पहले तो ये समझा जाए अच्छे से कि दो सरफेसेस का मतलब क्या हुआ। अगर कोई इस साइड से देख रहा होगा ना, यहाँ से अगर सपोज अगर इस साइड से कोई व्यू कर रहा होगा तो उसको केवल एक लाइन दिखाई देगा, ऐसा एक लाइन दिखाई देगा। ठीक, और ये वाला साइड कहलाएगा साइड, सपोज साइड ए, ये वाला साइड कहलाएगा साइड बी। तो दो सरफेसेस तो हैं। कैसे हैं दो सरफेसेस, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये है वो कंडक्टर सपोज। ठीक, ये बस एल्यूमिनियम फॉइल को एग्जांपल के लिए ले लिए हम लोग। ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर बी है, ए है और बी है। ठीक, अब इस टोटल एल्यूमिनियम फॉइल को कैपिटल क्यू का चार्ज दे दिया गया, टोटल मतलब इंक्लूडिंग बोथ सरफेसेस। यहाँ पर थिकनेस बहुत ही कम है, लेकिन बावजूद इसके कम थिकनेस होने के, इसके थिकनेस के अलोंग बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक, तो इसीलिए कह रहा हूं कि साइड ए एक साइड में, साइड बी दूसरे साइड में, और दोनों साइड पर चार्ज को बताना होगा। तो चार्ज को बताने के लिए हम लोग वही पुराना प्रिंसिपल यूज कर रहे होंगे। अंदर के किसी एक पॉइंट को कंसीडर करो, पॉइंट पी सपोज। तो पॉइंट पी चूंकि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर का पॉइंट है, इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा सुनो, एक साइड में चार्ज को मान लिया जाए स्मॉल क्यू, तो दूसरे साइड में चार्ज डेफिनेटली होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ताकि ओवरऑल जो चार्ज आ जाए वो कैपिटल क्यू का रहे। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक सरफेस पर चार्ज अगर स्मॉल क्यू मान लिया जाता है, तो पूरे में चार्ज जो फैला हुआ है वो स्मॉल क्यू का अगर है, स्मॉल क्यू बाई ए, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब याद करो ये क्या बना, और बेहतर डायग्राम बना रहा हूं मैं।
लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना, इस नए डिस्ट्रैक्टिंग डायग्राम से कंफ्यूज मत होना। इतना भी ज्यादा थिकनेस नहीं है, थिकनेस बहुत ही कम है। यहां पर मैं मान लिया कि चार्ज जो जो मौजूद है वो स्मॉल क्यू का है, जिसका वैल्यू हमें पता करना है। तो इस साइड में कितना चार्ज बचा रहने के लिए, तो यहाँ पर जो चार्ज बचेगा वो होना चाहिए कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब मैं अंदर के किसी एक पॉइंट पी को अगर कंसिडर कर लेता हूं तो मात्र इस चार्ज के वजह से, दिस इज लार्ज शीट ऑफ चार्ज, सिंगल शीट ऑफ चार्ज, ये चार्ज एक प्लेन में फैला हुआ है, ये एक सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज है। मात्र इस सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में 3-4 क्लास पहले ही निकाले, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन था ऐसा, सिर्फ इस सरफेस के वजह से। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन चाहता हूं कि कंफ्यूजन हो, मैं सही समय पर उसको डिस्क्राइब करूंगा। ये स्मॉल क्यू मात्र के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर आने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो, सिर्फ इसके वजह से, ठीक। और सिर्फ इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना होगा, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा ऐसा। इसके वजह से साइड नंबर ए के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव ही मान के चलते हैं चार्जेस को, जबकि यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नीट्यूड्स को कैंसिल होना जरूरी है, और मैग्नीट्यूड्स कैंसिल अगर हो रहे होंगे तो स्मॉल क्यू का डेफिनेटली वैल्यू है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2, सिंपलीफाई करके पता चला। या फिर तुम ऐसे सोचो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो सकता है, जब इधर वाले भी सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हो अंदर में मौजूद किसी एक चार्ज पर, मटेरियल के अंदर मौजूद किसी एक चार्ज पर, तभी तो स्टेडी स्टेट है ना। इधर वाले भी उतना ही रिपेल कर रहे हो, इधर वाले भी उतना ही रिपेल कर रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि दोनों साइड्स में बराबर बराबर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो हमने अभी अभी ये सीखा कि किसी एक कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दे देते हो, किसी एक कंडक्टर, क्या कंडक्टर है ही हम लोगों के पास, अगर इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे देता हूं कैपिटल क्यू का, ध्यान से, मैं टोटल चार्ज इस कंडक्टर को जो दिया हूं वो है कैपिटल क्यू, अगर तो कैपिटल क्यू बाई 2 इस वाले फेस पर पूरे में फैला हुआ रहेगा, कैपिटल क्यू बाई 2 इस वाले फेस पर पूरे में फैला हुआ रहेगा, और दोनों फेसेस के बीच में जो कंडक्टिंग मटेरियल है, उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में तो हमने अलग से प्रूव कर रखा है कि मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, इस वजह से चार्ज भी नहीं होता। तो दोनों सरफेसेस पर अलग अलग क्यू बाई टू ऑटोमेटिकली जा चुका होगा। आई होप आप समझ पाए इस बात को, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में लिखो फिर, इसी क्वेश्चन में फिर लिखिए आगे सेकंड पार्ट कि find electric field just inside and just outside the, find electric field just inside and just outside the conductor in terms of, find electric field just inside and just outside the conductor in terms of, अब फर्स्ट सेकेंड पार्ट का ए पार्ट लिखो, इन टर्म्स ऑफ के बाद कैपिटल क्यू, उसके बाद बी पार्ट सिग्मा, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा लिखने के बजाय पूरा लिख लेना, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन वन फेस। बाय द वे चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन वन फेस है कितना, तो इसको ए से डिवाइड करो ना, तो सिग्मा का वैल्यू एक्चुअली में q डिवाइडेड बाई 2a है। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट लिखने का आदत हो गया है। कैपिटल ए है एरिया, ठीक। सिग्मा के टर्म्स में अलग से आंसर बताइए, कैपिटल क्यू के टर्म्स में अलग से आंसर बताइए। मेरे इसको मिटाने के पहले तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, आसान क्वेश्चन था।
मैं जरूरत से ज्यादा थिकनेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से चीजें फिट हो। साइज बहुत है, ऊपर भी नीचे भी साइज का कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट साइज मानने में कोई गलती नहीं है। खैर, हमें ये पता है कि टोटल चार्ज जो कैपिटल क्यू का दिया गया था उसमें से आधा एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाकी आधा दूसरे सरफेस पर, या सिमेट्री से भी कह सकते हैं कि दोनों में से किसी सरफेस को प्रेफरेंस तो दे नहीं सकते हो, इस कारण से दोनों में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी था। Q/2 Q/2 दोनों ही साइड्स में चले जाएंगे। देखो एडवांस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक कंडक्टर है, इसको चार्ज दे दिया गया कैपिटल Q और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मौजूद। सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मौजूद है और ये चार्ज Q दे दिया गया इस पूरे कंडक्टर को। अब बताइए कि दोनों साइड में कितना कितना चार्ज होगा। तुम क्या करोगे, Q/2 दोनों साइड में, तो गलत हो जाएगा। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आप चीजों को रटने के बजाय आप इस बात पर ध्यान दें कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है, गॉस लॉ का सही होना जरूरी है। इन सभी बातों को सही करने के लिए जो जो चार्ज को करना पड़ेगा सब करेगा चार्ज। ठीक, यहां पर मान लो कि कैपिटल Q/2 पूरे में ऐसे करके फैला हुआ है दोनों साइड, सपोज, तो सिर्फ इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में E नॉट दे देगा, तब तो आ गया ना नॉन जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ जाएगा। अब की बार क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में कि चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हो अंदर में, जो कि E नॉट को कैंसिल करे, ताकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में। तो इसके लिए एकदम सतर्क रहिएगा। ऐसा कोई रूल में नहीं लिखवाया हूं आपको कि कंडक्टर के दोनों फेसेस में बराबर बराबर चार्ज फैल जाता है। रूल ये लिखवाया हूं कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में जीरो होता है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने लगोगे तो चार्जेस Q/2 तरह से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे। खैर, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। Q/2 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट, सपोज पॉइंट C है, इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं, तो इसके वजह से अलग से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से अलग से, और किसी एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता कितना है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन होता है ऐसा। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। सिर्फ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट वाला लिख रहा हूं, तो इसके भी वजह से देखेंगे, इसके भी वजह से। अच्छा, दोनों के वजह से इसी डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दिया गया Q/2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब इस वाले साइड में जो चार्जेस हैं उनके वजह से Q/2 A एप्सिलॉन नॉट ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। जो आंसर आया वो किस टर्म्स में है, Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। हो गया ये फाइनल आंसर? नहीं, ये ए पार्ट के लिए हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ सिग्मा के टर्म्स में। सिग्मा किसको बोल रहे थे, सिग्मा था किसी एक सरफेस पर का चार्ज। सही किया है ना इसको, गलत है ये, गलत है भाई, ये होता ही नहीं है फॉर्मूला। Q/A एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना होता है फॉर्मूला, Q/2A एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। 2 और 2 यहाँ पर कंबाइन होंगे तो यहाँ पर एक 2 बचा हुआ रह जाएगा। अब सही लग रहा है, हाँ अब सही है, गलत किया था मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू सी वाले पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया क्यू के टर्म्स में, क्यू के टर्म्स में ये आ गया आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कैलकुलेट कर रखा है कि किसी एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज की वजह से साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, ये आया रिजल्ट हमारे पास।
अब सिग्मा के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत बड़े कंफ्यूजन का जड़ है। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सी पॉइंट पर लिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, बस क्या चीज को क्या लिख दें, Q डिवाइडेड बाई 2a को सिग्मा लिखने जा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, जबकि पुराना क्या हमें याद है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ तो सही है। तो कई लोग अभी तक कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, मैं चाहता हूं वो भी कंफ्यूज हो। उनको एक काम कह रहा हूं करने के लिए, बहुत ही ज्यादा सिंसियरली और केयरफुली इस काम को करना होगा। सबसे पहला काम, एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इस बात का डेरिवेशन, कुछ तो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। आप ऑब्वियसली देख चुके होंगे अगर सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। कुछ तो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला गया। ठीक, उसका डेरिवेशन आप नोटबुक में अच्छे से नोट करिए और प्रॉपरली समझ के करिए। उसमें सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को समझना होगा आपको। दूसरी बात, अभी होमवर्क दे दे रहा हूं ताकि भूल ना जाऊं मैं। दूसरी बात यह है कि आप सभी एससीवी बुक के गॉस लॉ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सारे क्वेश्चंस को कर डालिए। यही सही तरीका है सीखने का। मैं चाहता हूं कि जितना कंफ्यूजन होना है एक बार हो जाए और उसको क्लैरिफाई कर लें हम लोग, ताकि उसके बाद कंफ्यूजन का कोई जगह ना रहे। इतना काम कर लोगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ क्लियर और करूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इतना भी आसान नहीं होता कि आप एक बार पढ़ने गए और चीजें सारी समझ में आ गई। एक बार जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो केवल इंट्रोड्यूस होते हैं कंसेप्ट से। जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है इसका आइडिया मिलता है हमें, और कई तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। कई तरह के हमारे मन में डाउट्स भी आते हैं। जब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जब वो डाउट्स क्लैरिफाई हो जाते हैं, तब जाके एक कंप्लीट लर्निंग हो पाता है। ठीक, तो उसी कंप्लीट लर्निंग को बात कर रहा था मैं। नए क्वेश्चन को लिखिए। ये सिग्मा वाला थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आएगा, जितना काम करने के लिए उसको करिएगा। नया क्वेश्चन लिखें। कंसिडर फॉलोइंग टू conducting sheets. Consider following two large conducting sheets kept parallel to and close to each other. Consider two large conducting sheets kept parallel to and close to each other. ठीक, ये दोनों ही आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स या कंडक्टिंग शीट्स हैं। दोनों ही प्लेट्स का मैं नाम रख दिया, प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी सपोज। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लो सवाल क्या मैं पूछने वाला हूँ। सवाल ये रहेगा कि चाहे कितना भी चार्ज इसको दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए, ठीक, प्रूव ये करना है कि ये वाला जो सरफेस नंबर 1 है और ये वाला जो सरफेस नंबर 2 है, समझे कौन से दो सरफेसेस, जो प्लेट्स ए और बी के अंदर वाले सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये दोनों ही सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा स्टेडी स्टेट में। इसको प्रूव करना। फिर से सुनो बात को, चाहे इसको कितना भी चार्ज बाहर से लाके दे दो, चाहे इसको भी तुम कितना भी चार्ज बाहर से लाके दे दो, सेम चार्ज दो, अपोजिट चार्ज दो,
क्यू दो, 2Q दो, Q दो, 5Q दो, 5Q दो, -7Q दो, कुछ भी चार्ज दे दो दोनों प्लेट्स को, जो अंदर वाले सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं डायरेक्ट, उन दोनों ही सरफेसेस पर साबित करिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने वाला है। शो दैट द चार्जेस रिसाइडिंग ऑन सरफेसेस फेसिंग ईच अदर, मतलब ये दोनों सरफेसेस, शो दैट the charges residing on surfaces facing each other under steady state will be equal and opposite. Under steady state will be equal and opposite. इस तरह के जो दो सरफेसेस हैं, उन दोनों सरफेसेस पर मौजूद जो चार्ज होगा स्टेडी स्टेट में, वो इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, चाहे इसको कितना भी चार्ज दे दो, चाहे इसको कितना भी चार्ज दे दो। If any amount of charge is given to the two plates, ये भी पूरा लिख दो। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से शुरू करूंगा। और इस वाले क्लास में हम लोग स्फेरिकल चार्जेस पर, स्फेरिकल कंडक्टर्स पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा सीखे थे, अब इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक, इसको कंप्लीट करके रखिए, अपना बेस्ट देके कोशिश करो।